नमस्कार, सुप्रभात, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। और आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान है। मध्य प्रदेश की आखिरी बची 8 सीटों पर आज मतदान जो है शुरू हो चुका है। निमाड़ मालवा क्षेत्र का मतदान है और ये आखिरी चरण का मतदान है। इसके बाद जो है पूरी सीटों पर मतदान जो है संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले आप सभी से यही अपील कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और वोट डालने अवश्य जाए। चलिए इसी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, देश में चौथे चरण का लोकसभा मतदान, लोकसभा की 96 सीटों पर आज मतदान होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चौथे और अंतिम चरण का मतदान, मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये वो 8 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। तो ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अगर आप भी इन 8 सीटों में कोई सी सीट के रहवासी है तो वहां अपनी बूथ पर जाकर, अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान अवश्य करें। सबसे बड़ा दान मतदान, पहले मतदान उसके बाद में जलपान। इस बात को अपने जहन में रखकर आज वोट डालने पहुंचे और अपने प्रत्याशी को, जो आपको लगता है कि जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, उसे मतदान करना ना भूलें। तो खबर आपको बता रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाना राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है, दशरथ झाबुआ से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों से जानकारी लेंगे कि किस तरह की तस्वीरें वो देख रहे हैं। सबसे पहले शबाना, आपका रुख करना चाहूंगी। आज चौथे चरण का चुनाव है। मध्य प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा मतदान का इतिश्री आज हो जाएगा। कैसी तस्वीरें देख रही है? निमाड़ मालवा क्षेत्र में आज मतदान है, किस तरह का माहौल है प्रदेश में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। 8 सीटों पे मतदान हो रहा है और निर्माण मालवा की अगर मैं बात करूँ तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रभावशाली है। ऐसे में सबसे बड़ी बात इस बार देखने को मिल रही कि वोट प्रतिशत जो है पहले, दूसरे, तीसरे चरण में घटे हुए देखने को मिले पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच जो है थोड़ी सी नाखुशी देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे चरण के बाद जो है मतदान प्रतिशत बढ़ा था और अब चौथे चरण में क्या हाल रहने वाला है मतदान प्रतिशत का, ये लगभग शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे लोकसभा चुनाव में चौथे चरण तक की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये देखना इस बार दिलचस्प था कि किस तरीके से प्रचार प्रसार होता रहा और किस तरीके से पार्टियों के लोगों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए और सबसे बड़ी बात, अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आई और इसी क्षेत्र से जो है काफी दमखम वाले नेता जो है मैदान में उतरे हैं। और आप देखेंगे इंदौर में कांग्रेस की स्थिति, इसके अलावा जो है लगभग कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर ये देखेंगे कि किस तरीके से चुनावी मैदान से कांग्रेस पार्टी एक तरफ कमजोर यहां पर दिखती हुई नजर आई और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। तो ऐसे में जो अब तस्वीर निकल कर आएगी वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा कि किस तरीके के नतीजे रहते, क्या नतीजे सामने आते। लेकिन अभी मतदान जारी और लोग जो है बारिश के बीच भी मतदान करने पहुंच रहे। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही, बावजूद इसके भी जो जिला प्रशासन है जहां पर चुनाव हो रहा, वहां जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और मतदान केंद्र पहुंचे। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन देखना होगा शाम तक कि कितना जो है मतदान होता है और मतदान के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज 8 लोकसभा सीटों पे मतदान और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की अच्छी पकड़ है और इसमें से इंदौर एक सीट है जहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला है, तो उन्होंने नोटा के समर्थन में जो है ऑटो लोगों से अपील की है कि किस तरीके से नोटा का समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग नोटा का बटन दबाएं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इंदौर में कांग्रेस ने जो लोगों से अपील किया उसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों की बात कर लूं तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज गृह क्षेत्र में भी चुनाव है और उनके आसपास के सारे जिलों में चुनाव है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद कितना प्रभावित लोगों को कर पाई ये देखना होगा। क्योंकि जब आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री निकलकर सामने आते तो वहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी को पसंद करते जहाँ से उनके नेता को चुना गया, तो ऐसे में देखना होगा कितना यहाँ पर प्रभाव जो है डॉक्टर मोहन यादव का है और ये नतीजे बता पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसी आसपास क्षेत्र से आते हैं, वो भी मालवा निर्माण से संबंधित इंदौर से उनका खासा रिश्ता है, तो कितना लोग यहाँ पर उनसे प्रभावित हुए ये भी देखना होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी और उनके समर्थक विधायकों को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। फिर लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को टिकट दिलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फॉर्म भरने से पहले ही वो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लिए गए और कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें शामिल करवाया था। तो फिलहाल इंदौर में तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन बाकी सीटों पर जो है मुकाबला हो रहा है, वोटिंग डल रही है और इंतजार करना होगा कितना मतदान होता है और कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि ये 8 सीटें ऐसी है शबाना जिनमें से कुछ सीटों पर जो है मुकाबला कड़ा है, आदिवासी वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। जिस तरह से हमने देखा मैनिफेस्टो में भी दोनों ही पार्टियों की आदिवासियों के लिए कई सारी बातों का, कई सारी योजनाओं का जिक्र किया गया, तो ये 8 सीटें अपने आप में इंटरेस्टिंग इसीलिए भी हो जाती है। झाबुआ से हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ जुड़े हैं। दशरथ, आपका रुख करना चाहूँगी, अभी इस वक्त आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? लगभग 7:30 बजने को है, क्या वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है? किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं झाबुआ जिले के जो थानला विधानसभा का जो क्षेत्र है यहाँ पे अभी फिलहाल पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ। यहाँ पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेरे पीछे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें मतदाताओं की लंबी लाइन अभी से लगना शुरू हो गई और अपने मत का उपयोग यहाँ पर करने के लिए सुबह से आतुर है मतदाता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये महिलाएं अभी सुबह से यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रही है और अभी भी यहाँ इतनी तेज गर्मी नहीं है, इसकी वजह से अभी थोड़ा हल्का सा कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से लोग यहाँ मतदान करने पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मतदान आदर्श मतदान केंद्र बनाया है, जो मतदान करके लोग निकल रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये मतदान देख आए, पूछेंगे हम अपने मतदान की कैसा लग रहा। मेरा मतदान हो चुका है और यहाँ पे बहुत माकूल व्यवस्थाएं हैं, दिव्यांगों की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर एक आदर्श केंद्र भी बनाया गया है, ठंडे पानी जो है पीने की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा एक माहौल है और अच्छे माहौल के साथ में काफी लोग जो है यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। ये वोटर खुद बता रहे हैं कि जिला और शासन द्वारा यहाँ पर किस तरह से माकूल व्यवस्था की गई लोगों के लिए यहाँ पर मतदान करने के लिए, और लोग अपनी मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल दशरथ, अगर हम झाबुआ की बात करें, रतलाम की बात करें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी वोटर्स ही यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगला सांसद कौन होगा। तो ऐसे में आप मुख्य मुकाबला कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस क्षेत्र में एक्टिव रहे, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे यहाँ पर एक्टिव नजर आए। कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, जो रतलाम जो झाबुआ क्षेत्र है ये एक तरह से बिल्कुल बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने खुद कैंपिंग की, यहाँ पर कई जनसभाएं करी, रोड शो करा है। तो वहीं जोबड़ के अंदर जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी वो यहाँ पर आमसभा कर चुके। लेकिन झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखा कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया के उम्मीदवार, उसका सीधा मुकाबला जो नागर सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, वन मंत्री है जो मध्य प्रदेश के, उनकी पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान से उनका सीधा मुकाबला है। तो वहीं एक बाप पार्टी यहाँ पर जो अपना बाप पार्टी से उम्मीदवार है जिसका नाम जो बालू सिंह गामाड़े, वो भी यहाँ पर खड़े हुए, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी ताकत दिखाने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा विधानसभा में भी बाप पार्टी के प्रत्याशी जो है जीते थे और
काफ़ी ज़्यादा जो है लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं। शबाना का रुख करना चाहूँगी। शबाना, जिस प्रकार से जिक्र किया था मैंने पहले भी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, इनमें से कई सारे क्षेत्र, कई सारी सीटें, और आदिवासी वोटर्स ही इन सीटों पर डिसाइड करते हैं कि अगला सांसद कौन होगा। अब बात आदिवासियों की हो रही है, तो हमने जिस तरह से देखा, जिस तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश की दोनों ही पार्टियों ने, प्रधानमंत्री की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कितना प्रभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक तरफ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी जो वीर थे, जो महापुरुष थे, उन्हें सामने लाने की कोशिश की। अगर हम रानी कमलापति का जिक्र करें, टंटिया मामा का जिक्र करें, क्या लगता है इन सब का कितना प्रभाव पड़ता नजर आने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल मैं अगर आदिवासी वोटरों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इस बार लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है, इसीलिए जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, उन्होंने ऐसे इलाकों में प्रचार प्रसार किया जहाँ छोटे तबके के लोग रहते थे, जहाँ आदिवासी बहुल इलाके में प्रचार प्रसार किया। तो जाहिर सी बात है, उनको साधने की कवायद दोनों ही पार्टियों ने की। हालांकि प्रधानमंत्री उन कामों को गिनाते हुए नजर आए जिसके लिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में विकास के जो काम किए थे, वो कामों को प्रधानमंत्री गिनाते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने भी 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था, उन काम काज को आदिवासी बहुल इलाके में गिनाते हुए नजर आए, और कितना जो है देश को आगे ले गए हैं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, ये गिनाते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है, आदिवासी वोटरों पे ध्यान था, इसीलिए प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ऐसे क्षेत्र में दौरा कर रहे थे जहां ज्यादा से ज्यादा कमजोर, वंचित और शोषित लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार जो मुकाबला है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आदिवासी वोटरों पर। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी वोटरों ने दोनों ही पार्टियों की बातें तो सुनी, लेकिन किसको पसंद किया। जाहिर सी बात आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर छोटे से तबके के लोगों को या आदिवासी वोटरों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी फायदा होता तो अपना मन बदलते, और उनको जो लुभाना है वो ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जाहिर सी बात है, इस बार देखना होगा कि वो किसकी बातों में आए और किसको पसंद किए हैं। जिन 8 लोकसभा सीटों पे अभी मतदान हो रहा है, वहां पर प्रभाव काफी अच्छा है आदिवासी वोटरों का, तो ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने जिस तरीके से आदिवासी वोटरों को लुभाया है, वो कितना प्रभाव यहाँ पर डाल पाते। जाहिर सी बात है, पार्टी प्रत्याशी से भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार चुनाव प्रधानमंत्री वर्सेस प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना जनता ने प्रत्याशी को पसंद किया और कितना प्रधानमंत्री के चेहरे को पसंद किया। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस के पास एक लौती छिंदवाड़ा सीट बची थी। जो जाहिर सी बात है कि सभी 28 सीटों पे भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इस बार क्या नतीजे निकल कर आते हैं, कितना जनता ने उन्हें पसंद किया, कितना आदिवासियों ने उन्हें पसंद किया और कितना छोटे तबके के लोगों ने उन्हें पसंद किया। लगातार प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हमने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग जिन लोगों को प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी रेखा से बाहर लाया, वो किसे पसंद करते हैं, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और तब पता चलेगा कि मालवा निर्माण की जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितना प्रभावशाली साबित हुई और उनके काम काज को जनता ने कितना पसंद किया, और उनकी जो विश्वसनीयता बनाए रखने की बात है, वो कितना यहाँ पर प्रभाव डाल पाई। बिल्कुल, अभी देखना दिलचस्प होगा। दशरथ का रुख करना चाहूंगी। दशरथ, इस बार अगर हम रतलाम सीट की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा देखने को मिल रहा है, जहाँ एक और 5 बार के सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया मैदान में है कांग्रेस की ओर से, तो वहीं अनीता नागर सिंह चौहान है उनके वर्सेस में। तो अगर हम बात करें मुद्दों की, देखिए एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरी है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। तो ऐसे में क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे इस बार कितने हावी हो सकते हैं और क्या कुछ वो स्थानीय मुद्दे होंगे जो इस बार हावी होंगे? बिल्कुल, ये झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मुद्दा अगर रोजगार का है, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है तो पलायन ज्यादातर हो रहा है। क्योंकि झाबुआ जिला क्या है कि झाबुआ जिला आदिवासी जिला है और आदिवासी के लोग अधिकतर ज्यादातर गुजरात और राजस्थान के प्लान पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ उनको मजदूरी कम मिलती है। मजदूरी का दाम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है, इसलिए उनको गुजरात जाना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा एक निकल गया था। और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है,
लोग यहाँ फसल बराबर ले नहीं पाते। एक मुद्दा इनका निकल गया, ये भी आता है, तो इसीलिए इनको प्लान करना पड़ता है। ये मुद्दे कहीं न कहीं यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। दशरथ, जिस प्रकार से हमने देखा बीते दिनों कांतिलाल भूरिया का बयान आया था, महिलाओं को लेकर उन्होंने 2 लाख रुपए देने की बात की थी और काफ़ी ज़्यादा विवादित उनका ये बयान था। उसके बाद सियासत भी हुई। क्या लगता है उनका ये बयान इस बार महिलाओं के मन में कुछ बदलाव ला सकता है? क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा महिला वर्ग जो है इससे नाराज़ भी हुआ। बीजेपी ने भी इसका जो है विरोध किया, बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। क्या लगता है उनकी ये बयानबाजी, क्योंकि इसके पहले जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया था, ये उनका बयान इस बार मतदान में इफेक्ट कर सकता है? जो कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया था कि एक पुरुष की 2 महिला दो बीवी होगी, उसे 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं जो एक पुरुष को 2 बीवी, इसको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ कुछ भाजपा की जो कैंडिडेट महिला है खड़ी है, और इसलिए यहाँ पर कोई ना कहीं इफेक्ट जरूर दिखेगा, क्योंकि महिलाओं पर जो टिप्पणी करी है कांतिलाल भूरिया ने, वो कहीं न कहीं यहाँ पर वोटों में असर देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। शबाना, आपका रुख करना चाहूंगी। शबाना, इन 8 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। बात करें धार सीट की, रतलाम सीट की, यहां पर जो है मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा की भी अगर हम सीटों के हिसाब से समीकरण देखें तो लगभग बराबर सीटें ही मिली है पार्टी को। ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही थी कि 20 के पार हम सीटें जीतेंगे, क्या वो सच हो सकता है? क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है और इस बार जिस तरह से हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला रहा कई सारी सीटों पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के दावे यहाँ पर सच होते नजर आएंगे जिस तरह से हमने माहौल देखा? जी देखिए, अगर कांग्रेस के दावों की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ही ऐसे दावे किए थे, लेकिन देखा आपने नतीजे क्या निकलकर सामने आए। इसलिए ये कांग्रेस के दावों को सच्चाई में इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे परिणाम बदल चुके थे। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के दौरे की बात करूँ या सभाओं की बात करूँ या फिर इनके दावों की बात करूँ तो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देखेंगे कि किस तरीके से आए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी दावे तो कर रही है, लेकिन उसमें कितना जीतू पटवारी खरे उतर पाते हैं, ये जीतू पटवारी का जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व है वो तय करेगा कि कितने वहां पर खरे उतर पाते हैं। हालांकि वो अभी नए पीसीसी चीफ बनाए गए, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। लेकिन अगर इस बार कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है 10 से 12 सीटें जीतने का, अगर उसमें जीतू पटवारी खरे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वाहवाही होती हुई नजर आएगी। चूंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल विपरीत थे और ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़े दावे करना और नतीजे अगर ऐसे आते हैं तो उनकी वाहवाही होगी और राहुल गांधी उन पे फिर से भरोसा जताते हुए ना आगे का मोर्चा संभालने का मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की भी साख दांव पे लगी, भले वो मैदान में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनके सम्मान की बात है। चूंकि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में ये बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं वो कितना असरदार होते हैं, वो 4 जून को नतीजे आएंगे। और फिर कुल मिलाकर उनके जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में लगातार बीजेपी में जो लोग शामिल हो रहे थे वो कह रहे थे हम जीतू पटवारी की वजह से छोड़ रहे पार्टी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो ऐसे में जीतू पटवारी जो दावे कर रहे हैं अगर वो सच्चाई में तब्दील होते तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है पार्टी के अंदर उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी भी साख एक हिसाब से दांव पे लगी है, क्योंकि वो भले ही चुनावी मैदान में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के उस जगह पे खड़े हैं जहां पे उनको अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर वो हार का सामना करते हैं या फिर पार्टी हारती है बुरी तरीके से तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शबाना, तो इस बार का चुनाव अपने आप में इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि एक और हमने देखा मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, मुख्यमंत्री भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। चुनावी प्रचार प्रसार की बात करें या जनता के बीच जाने की बात करें तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी बड़े बदलाव हुए, जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है और इन जनप्रतिनिधियों का क्या होता है। हालांकि ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो ही जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, अनादि टीवी सुबह से ही आपके साथ हम एक एक पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आज दिन भर यानी शाम 6 बजे तक आपको चुनावी अपडेट देंगे। उसके बाद भी किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा, कहाँ क्या तस्वीरें सामने निकल कर आई, जनता के मन में क्या है, तमाम बातें बताने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, जल्द ही हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।